चंचल अपनी माँ सरोज और पिता भूषण के साथ रहती है। एक दिन अचानक से चंचल अपने बॉयफ्रेंड ललित के साथ घर पर आती है और वो दोनों अपने अफेयर के बारे में सबको बताते हैं। क्या तू इस गधे से प्यार करती है? क्या अभी माँ, ललित कोई गधा नहीं है, ये तो मेरा प्यारा दुलारा लल्लू है जिसे मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों मेरे लल्लू? हाँ चंचल, अरे बंद करो अपनी एक फालतू की नौटंकी। पापा, आपका और माँ का ये इस तरह गुस्सा होना जायज है। अचानक से बॉम्ब जो फोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं भी और क्या करती पापा। आप दोनों पिछले कई दिनों से मेरे हाथ पीले करने की बात कर रहे हो, जिसके चलते मैं और ललित भी बहुत परेशान हो गए थे। इसके घर वाले तो जैसे तैसे मान भी जाएंगे, लेकिन आप दोनों को मनाना बहुत मुश्किल काम था। फिर ललित ने ही मुझसे कहा कि देखो चंचल, चाहे हार हो या पार हो, अब हम सारी बातें तुम्हारे घर पर बताकर ही रहेंगे। हाँ अंकल जी, हम दोनों का प्यार बहुत पवित्र है, आजकल के दूसरे कपल की तरह नहीं। आजकल के दूसरे कपल की तरह बिल्कुल नहीं है हम। और हम अगर चाहते ना तो हम भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन हमें अपने परिवार का दिल दुखाकर शादी नहीं करनी। सहो परिवार आप सबके आशीर्वाद के साथ ही हमें जीवन की नई शुरुआत करनी है, और इसीलिए हम आपको सच बता रहे हैं। प्लीज अंकल जी, हमारे रिश्ते को स्वीकारिए। हाँ पापा, प्लीज मान जाइए ना। अरे चुप हो जाओ नालायको। ओए तू चंचल, तुझे प्यार कर करके इसी निकम्मे से करना था क्या? अरे इसका परिवार और हमारे परिवार का बरसों पुराना 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारूंगा, और मैं भी नहीं। क्या? ऐसा मत कहिए ना पापा, मैं ललित के बिना कैसे रह पाऊंगी? मुझे इसी के साथ जीना है। प्लीज पापा, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर हम दोनों को अपना लीजिए ना। प्लीज पापा, मेरे लिए मान जाइए ना। हाँ पापा, मेरा मतलब अंकल जी, प्लीज मान जाइए ना। अब पहले जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब हम दोनों की खुशियों के लिए अपने गुस्से को भूल जाइए ना। ऊपर से भगवान भी आकर कहे ना, तब भी मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगा। और तू लल्लू, दफा हो जाए यहाँ से। फिर उस दिन के बाद से भूषण चंचल को ललित से मिलने ही नहीं देता, और वहाँ ललित की दूसरी शादी भी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये देख चंचल, तेरा लल्लू क्या गुल खिला रहा है। अरे तूने देखा नहीं क्या? उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी शादी की फोटोज डाली है। क्या कहो? अरे हमें अलग हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है, और इस ललित ने शादी भी कर ली। इसकी तो ऐसी की तैसी। देख तो, किस तरह से मुस्कुरा रहा है शादी में। अरे इसे देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसके मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। ये सारे आदमी लोग ऐसे ही होते हैं चंचल, इसीलिए कह रही हूँ कि तू भी अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जा और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। इतना आसान नहीं है जास्मिन। एक तो ये माँ और पापा ने मुझे परेशान करके रखा है, क्योंकि कल मुझे देखने के लिए एक लड़का आने वाला है, इसीलिए आज मुझे पार्लर जाकर फेशियल करवाना है। यार जास्मिन, मुझे फिलहाल शादी बिल्कुल नहीं करनी है। अरे शादी नहीं करनी तो क्या करेगी तू? उस लल्लू ललित की याद में जोगन बनकर रोती रहेगी क्या? नहीं यार, मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना। वो तो मैं बस ललित से प्यार करती थी और इसीलिए उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो गई। पर अब मैं किसके लिए अपना घर बार त्याग करूं और किसी और के घर पर 24 घंटे नौकरानी बनकर क्यों रहूं मैं? हे भगवान, तेरा ये दुखड़ा सुन सुनकर एक ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अरे चुप रहे, दोस्त है तू मेरी, इसीलिए तुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। अब चल, जल्दी से 2 पिज्जा ऑर्डर कर दे और साथ में एक बर्गर भी ऑर्डर कर दे। यार चंचल, स्ट्रेस के चक्कर में इतना मत खा, नहीं तो खा खा कर तू मोटी हो जाएगी। हाँ तो होने देना। वैसे भी अब किसके लिए सजना ही मुझे। मुझे तो बस एक ही उम्मीद थी कि लल्लू अब भी मेरा हो सकता है।
लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन उस धोखेबाज ने मुझे छोड़कर वहां किसी और के लिए घोड़ी चढ़ गया। सबको देख लेगा मेरा भगवान। मेरे हर आंसू का पाई पाई हिसाब होगा। देखना तू जास्मिन। अरे बस कर मेरी माँ, और तेरा ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दे। तब तक मैं तेरे लिए 2 पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, और हाँ, बर्गर भी। लेकिन भगवान के लिए शांत हो जा। फिर अगले दिन, इतनी प्यारी लग रही है तू, तुझे किसी की भी नजर ना लगे। लेकिन तू यूं सड़े हुए आलू की तरह शक्ल क्यों बनाए बैठी है? जरा मुस्कुरा दे ना। अरे कोई मर गया है क्या तेरा? अरे बस करो माँ, लड़के वालों के सामने मैं मुस्कुरा दूंगी, इसलिए आप अब मेरा दिमाग मत खाइए और एसी ऑन कर दो। एक तो ये साड़ी पहनकर मेरा दम घुट रहा है, और इस पर आपकी चिकचिक भी चालू है। फिर थोड़ी ही देर बाद में नितिन नाम का एक लड़का अपनी माँ लावण्य के साथ आता है। अरे बस बेटा बस, और कितना परोसोगी? अरे लीजिए आंटी, जम के ठूसिए, मेरा मतलब जम के खाइए। अब ये इतने सारे पकवान आप दोनों के लिए ही तो बनाए हैं ना, इसीलिए आपका खाना तो बनता ही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। फिर थोड़ी देर बाद में नितिन और चंचल को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है। और तभी वो चंचल, अरे रुक जाओ नितिन, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना चंचल, क्या बात है? मुझे माफ करना नितिन, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या? हाँ नितिन, क्योंकि मैंने शादी के सपने सिर्फ एक ही लड़के के साथ सजाए थे, और अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अभी तक उसे ठीक से भूल भी नहीं पाई हूँ। और मेरा तो पहले से क्लियर था कि अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपने प्यार के साथ ही करूंगी, ऐसे अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो अब मतलब मैं तुम्हें इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो नितिन, कल को अगर हमारी शादी भी होती है तो वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और अगर वहां पर रह भी गई तो कलेश पे कलेश करती रहूंगी। इसीलिए अपने जीवन में अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो मुझ जैसी बला से नाता जोड़ो ही मत। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ चंचल, मैं समझ रहा हूँ। देखो नितिन, मेरे घर वालों के सामने मैं खुद से इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह सकती, इसलिए बाहर जाकर तुम्हें ही सबके सामने मना करना होगा, ताकि हमारा ये रिश्ता जुड़ ही ना पाए। लेकिन किसी को भी मत बताना कि ये सब तुम्हें मैंने बताया है। लेकिन बाहर आकर नितिन सबको वही बताता है जो उसे चंचल ने अंदर कमरे में बताया होता है। क्या? इसने तुझे अपने अफेयर के बारे में बताया? हाँ माँ, ये लड़की किसी और से प्यार करती है और अब भी ये मूव ऑन नहीं कर पाई है। अंकल आंटी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप दोनों को इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में इंसान का धन दौलत और बाकी सब मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो होती है उसकी खुशियाँ। अरे नितिन बेटा, तुम इस बेवकूफ लड़की की बातों में मत आओ। अरे ये जिस लड़के से प्यार करती थी उसने तो दूसरी शादी भी कर ली। अब इसे भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ बेटा, अरे इसका सुनकर तू इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रहा है? एक बार इसे एक मौका तो देकर देख। नहीं आंटी, मैं जबरदस्ती किसी भी बंधन में बनना नहीं चाहता और ना ही किसी को बांधना चाहता हूँ, और आप भी ऐसा मत कीजिए। अब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जिसमें चंचल की रजामंदी हो उसी रिश्ते में बांधिए इसे। अब चलता हूँ मैं। अरे नितिन बेटा, लावण्या जी, हमारी बात तो सुनिए। नितिन और लावण्या वहां से चले जाते हैं, जिस कारण भूषण और सरोज काफी गुस्सा हो जाते हैं। एक नंबर की नालायक लड़की है ये। अरे अब तक तेरे सर से उस मनुष्य के प्यार का भूत उतरा नहीं है क्या? और नहीं तो क्या? और क्या जरूरत थी तुझे जो तूने उस नितिन को अपने बारे में सब कुछ बता दिया?
अरे तो कुछ भी नहीं बताती तो आज तेरा ये रिश्ता पक्का हो जाता। लावण्य जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन तूने तो सब शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो मैं भी क्या करूं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी ही क्या, मुझे तो अब किसी लड़के के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचना। प्लीज माँ, मुझे बस अपने घर पर रहना है, सिंगल रहना है। अरे कुछ भी नहीं रखा इस शादी ब्याह में, सब कुछ एकदम सर दर्द है और कुछ भी नहीं। अरे बकवास बंद कर अपनी, शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी तू? अगर तू जिंदगी भर यहीं पर रहेगी तो चार लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे शादी तो करनी ही होगी, और वो भी हमारी पसंद की। आज तो तूने उस लड़के को मना करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन आइंदा से अगर तूने ऐसी कोई भी चाल चली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर पापा। अरे चुप हो जा, बहुत सुन लिया तेरा, और बहुत झेल लिए तेरे नखरे। पर और नहीं, तू अगर लाड़ प्यार से नहीं मानेगी तो हम तुझे अपने अंदाज में विदा करेंगे। इसलिए चुप होकर जो कह रहे हैं वही कर, ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत कर। भूषण का यह गुस्सा देखकर चंचल की बोलती अब बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और ऐसे ही एक दिन सब्जी मंडी में सरोज को उसकी सहेली कस्तूरी मिलती है। अरे सरोज बहन, कैसी हो आप? ठीक हो कस्तूरी बहन, तुम बताओ? बस ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल है। वैसे भी मैं 2 से 3 दिनों में तुम्हारे घर आने ही वाली थी। क्या बात है, कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ सरोज बहन, दरअसल मेरी बेटी मिंटी की शादी करा रही हूँ मैं, उसी का कार्ड देने के लिए आने वाली थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो कस्तूरी बहन। धन्यवाद सरोज बहन। देखो ना, समय भी कितनी तेजी से चला गया। कल की ही बात है, हम दोनों अपनी बेटियों को इस स्कूल में छोड़ने के लिए मिला करते थे, और आज हम उन्हीं बेटियों को पराए घर में विदा करने वाले हैं। हाँ बहन, सो तो है। फिर तुम बताओ, तुम्हारी बेटी के हाथ कब पीले कर रही हो तुम? वैसे देखा जाए तो तुम्हारी चंचल मेरी मिंटी से 1 साल बड़ी है, और उस हिसाब से तो उसकी शादी अब तक हो जानी चाहिए थी। जी, वो हम लड़का ढूंढ ही रहे हैं। पंडित जी से भी बातचीत चल रही है मेरी, और तुम्हें भी कह देती हूँ कि अगर तुम्हारे पहचान में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना मुझे। ठीक है बहन, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी भी किसी अच्छे घर में ही ब्याह कर जाएगी। भगवान करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो उसकी शादी की बड़ी चिंता रहती है। चलो बहन जी, आती हूँ मैं 2-3 दिनों में। मिंटी को भी साथ ही लेकर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर आना, और मैं मिंटी के लिए उसके पसंद के गुलगुले बनाऊंगी। ठीक है बहन जी। हे भगवान, अब तो मिंटी की भी शादी हो रही है, और चंचल की तो लगभग सारी सहेलियों की शादी भी हो चुकी है। जैस्मीन की भी शादी इस साल के अंत तक हो ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो अब जरा भी आलस नहीं कर सकती। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं चंचल की शादी तो करा कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब भूषण और सरोज चंचल की शादी को लेकर और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, और वो दोनों पहले से भी और ज्यादा रिश्ते ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक रोज चंचल को ललित का मैसेज आता है। अब क्यों मैसेज किया है उस चूसे ने तुझे? तुझे छोड़कर दूसरी तरफ मुंह मार रहा है, और इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला क्या? और नहीं तो क्या, उसने कहा है कि मुझसे मिलने आओ, बस एक बार, उसी जगह पर जहाँ पर हम दोनों हर रोज मिला करते थे। उसे कुछ बात करनी है मुझसे। अब ये भला क्या बात हुई? अब कौन सी बात करनी है उसे तुझसे? अरे अब तो उसकी शादी भी हो गई है, और फिर भी उसका मन नहीं भरा क्या? और तू चंचल, दिमाग से पैदल है क्या? खबरदार, अगर तू उससे मिलने गई तो। ये तू क्या कह रही है जैस्मिन? मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। क्या? हाँ जैस्मिन, मैं उसे खूब सुनाना चाहती हूँ, मेरा पूरा गुस्सा उस पर उतारना चाहती हूँ, और तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तुझे चाहे जो भी सलाह दूं,
तू करती तो वही है जो तेरा मन करता है, इसीलिए जा, जी ले अपनी जिंदगी। चंचल अब ललित से मिलने चली जाती है और उसके कुछ कहने से पहले ही वो उसे सुना सुना कर उसका हाल बेहाल कर देती है। अरे शांत हो जाओ चंचल, कितना बोल रही हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं ललित, मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना है। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, आग लगे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को। अरे कहाँ जाकर करोगे अपने पापों का प्रायश्चित? मेरे माँ पापा ने शादी के लिए मना क्या कर दिया? तुमने तो झट से दूसरी लड़की के साथ शादी भी कर ली, वो भी 1 महीने के अंदर ही। वाह बेटा वाह, बेवफा आदमी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अरे मेरी जान, ऐसा मत बोलो ना। मत कहो मुझे जान, और अगर बुलाना ही है तो अपनी उस चुड़ैल बीवी को जाकर कहो। वो अगर मेरे सामने आई तो मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी। अरे उसकी क्या, मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं तो अब तुम्हारी भी जान ले लूं। बाप रे, कितना गुस्सा भरा है तुम्हारे अंदर। प्लीज शांत हो जाओ ना। अच्छा सुनो, चलो वहां जाकर जूस पीते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। अरे जहर लाकर दो मुझे, वही पीऊंगी तभी शांति मिलेगी मुझे। ओह नो, ये पापा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस पार्क के बाहर। चंचल, अभी वहां पर एक लड़की थी जो ठीक चंचल की तरह ही दिख रही थी, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही होगी? ओह नो, जल्दी से छुप जाती हूँ। अगर पापा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आज तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन चंचल, इस पार्क में तो कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं है। वो अब क्या करें, पूरे फंस गए यार। तुम तो मेरे लिए पनौती ही हो। चंचल अब बहुत परेशान हो जाती है। अब चंचल और ललित दोनों जैसे तैसे करके उस पार्क में छुपने की जगह ढूंढ ही लेते हैं और भूषण उन्हें देख ही नहीं पाता। लगता है मुझे आंखों का धोखा हुआ है। फिर अब मुझे घर चलना होगा, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती है और मेरे पास तो छाता भी नहीं है। चले गए तुम्हारे पापा, अब हम बाहर निकलकर आराम से बैठ सकते हैं। मैं तो आज बाल बाल बच गई हूँ, वरना आज तो मेरी शामत ही आ जाती। देखो चंचल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन मैं भी हालातों के कारण मजबूर था। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, वैसे ही मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत फोर्स किया और चंद दिनों में ही मेरी एक लड़की से शादी भी करा दी। हाँ तो ठीक है ना, ज्यादा बेचारा बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में उस चुड़ैल के साथ बहुत खुश हो। दिखाए थे मुझे जास्मीन ने तुम्हारे फोटोज, बड़ा फुदक फुदक कर सारी रस्में किए जा रहे थे तुम, और उतना खुश तो मैंने तुम्हें आज तक पहले कभी नहीं देखा जितना कि उन फोटोज में देखा था। अरे इतनी बड़ी स्माइल तो तुमने मेरे साथ कभी सेल्फी खींचने वक्त भी नहीं दी जितनी कि शादी की फोटोज में उस मंजुलिका के साथ दे रहे थे तुम। अरे बाबा, वो सब तो बस एक नाटक था ना, मैं तो बस खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था। सच में चंचल, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि अब मेरी शादी हो गई है तो हम दोनों में जो भी था वो सब खत्म हो जाएगा। नहीं चंचल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम दोनों तो अब भी छुप छुप कर मिल सकते हैं और एक साथ प्यार भरा समय बिता सकते हैं। बकवास बंद करो अपनी, और ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। अगर तुम्हें हमारा रिश्ता बचाना होता ना तो तुम तब भी एफर्ट्स लेते और हमारे रिश्ते को बचा लेते, हमारे घर वालों को मनाते और खास करके मेरे माँ पापा को। लेकिन नहीं, तुमने तो शांत रहना चुना। अरे अपने प्यार के लिए लड़ने की कोशिश भी नहीं की तुमने। इसलिए प्लीज अब जो भी है उसमें खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यार चंचल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं, बल्कि हम दोनों कब के अलग हो चुके हैं। अब प्लीज दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और हाँ,
दोबारा मुझे मैसेज या कॉल मत करना। रुक जाओ चंचल, प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन चंचल ललित की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है और वो ये सारी बातें जाकर जैस्मिन को बताती है। और तभी, क्या बात कर रही है? मुझे तो लगा था कि तू उस लुक्के को देखकर फिर से मोमबत्ती की तरह पिघल ही जाएगी, लेकिन नहीं, तूने उसे सुनाकर सब कुछ खत्म कर दिया और एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखने से तूने मना कर दिया। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स जैस्मिन। अब बस एक ही काम बचा है कि तू शादी कर ले। देख चंचल, अगर इस समय तू खाली रहेगी तो तेरे दिमाग में 100 बातें आती रहेगी। और अगर अंकल आंटी तेरे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं तो वो लड़का जरूर अच्छे घर का ही होगा ना। वो थोड़ी ना तेरी शादी किसी एरे गेरे लड़के के साथ करवाएंगे। नहीं यार, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ससुराल, पति, जिम्मेदारियां, ये सब मेरी बस की बात है ही नहीं। और मैं तो अब इन लड़कों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि प्यार और विश्वास, इन पर से अब मेरा भरोसा उठ चुका है। क्या तू भी चंचल? चंचल के मना करने के बावजूद भी सरोज और भूषण उसके लिए एक रिश्ता लेकर आ ही जाते हैं और उस लड़के का नाम विवेक होता है। फिर चंचल विवेक को भी वही सब बताती है जो सब उसने नितिन से अकेले में कहा होता है और वो उसे रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है। और चंचल, देखो विवेक, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे घर से हो, अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी करते हो, लेकिन मैं शादी वगैरह के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत प्रेशर कर रहे हैं और बस यही एक बात है। बाकी मेरी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। हाँ चंचल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सब तुम कब तक करोगी? और ऐसे कितने लड़कों को ऐसे ही रिश्तों के लिए मना करती रहोगी तुम? अब वो तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम प्लीज उतना ही करो। बाहर जब सब लोग तुमसे पूछेंगे तब तुम सीधा सीधा कह देना कि मुझे चंचल बिल्कुल नहीं पसंद और इसीलिए मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ठीक है चंचल, जैसा तुम कहो। थैंक यू सो मच विवेक। लेकिन कमरे से बाहर आने के बाद, तो बताइए इंदु जी, आपके बेटे का क्या फैसला है? हमारी बेटी की तरफ से तो हाँ ही है। अब आप ही बताइए। बता विवेक बेटा, क्या है तेरे मन में? हाँ माँ, मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ और मुझे चंचल के साथ शादी करने में कोई एतराज नहीं है। क्या? चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ चंचल बेटा? तुम अचानक से इतनी हैरान क्यों हो गई? कुछ भी तो नहीं आंटी जी। हे भगवान, इस लड़के को मैंने अंदर इतने अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी इसने मुझे बाहर आकर धोखा दे दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो ये शादी होकर ही रहेगी। और फिर कुछ ही दिनों में चंचल और विवेक की शादी हो जाती है। और शादी के बाद पहली ही रात में, देखो चंचल, तुम इस बेड पर सो सकती हो और मैं यहाँ फर्श पर गद्दा बिछाकर सो जाऊंगा। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? बेड पर तो मैं ही सोऊंगी, लेकिन उसके पहले तुम मुझे एक बात बताओ। कब से मैं तुमसे बात करने की कोशिश में थी, लेकिन तुम तो मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे थे। सब कुछ इतना फटाफट हो गया कि शादी कब हो गई पता भी नहीं चला। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था कि यहाँ से बाहर निकलकर इस रिश्ते के लिए मना कर देना, तो फिर तुमने इसके लिए हाँ क्यों कर दी? देखो चंचल, अरे क्या वो मैं? तुम्हारे कारण आज जो नहीं होना था वही हो गया है। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में समझाकर बाहर भेजा था, इसी उम्मीद के साथ कि तुम बाहर जाकर इस रिश्ते के लिए मना कर दोगे और हमारी शादी नहीं होगी। लेकिन नहीं, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी और मैं अब जिंदगी भर के लिए इस शादी के बंधन में फंस गई हूँ। मैं मानता हूँ चंचल कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और बाहर आकर हाँ कर दी थी, जो कि तुम्हारे फैसले के एकदम खिलाफ था। लेकिन एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। सच्चाई तो यही है
कि मुझे भी तुम्हारी तरह शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात मान ही नहीं रहे थे और हर रोज मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। और इसी बीच मैं तुमसे मिला, जिसकी हालत बिल्कुल मेरी ही तरह थी। इसीलिए किसी और लड़की के साथ शादी करके उसे झूठी कस्में और वादे देने से बेहतर मुझे यही लगा कि मैं तुमसे ही शादी कर लूं। वाह, मतलब तुमने मुझे बकरा बना दिया। ऐसी बात नहीं है चंचल, तुम्हारे घर वाले भी एक ना एक दिन तुम्हारी शादी किसी लड़के के साथ तो करा ही देते, फिर चाहे तुम लाख पैंतरे क्यों ना आजमा लो। और तुम्हें भी अपने परिवार को खुश देखना था और मुझे भी यही चाहिए था, और इसीलिए मैंने ये शादी कर ली। लेकिन प्लीज चंचल, हमारे अपनों के खातिर इस रिश्ते को एक समझौता या जिम्मेदारी समझकर क्यों नहीं निभा सकते हम? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे परिवार की खुशी का मैं खुद देख लेती, लेकिन तुम्हारी खुशी के खातिर मैं तुम्हारी परिवार का ध्यान क्यों रखूं भला? जैसे मैंने तुम्हें सारी बातें बताई, वैसे ही तुम भी मुझे सब बता सकते थे ना। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक नंबर के स्वार्थी हो तुम। सॉरी चंचल, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम जरा भी खुश नहीं हो, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। तुम भी मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रही और मैं भी तुम्हारे फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहा, और अब तो हम दोनों बस अपना फर्ज निभा रहे हैं और कुछ भी नहीं। खैर, जो बर्बादी होनी थी वो तो हो गई। अब जाकर सो जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है चंचल, कोई बात नहीं। और हाँ, एसी को आधे घंटे के बाद बंद कर देना, वरना रात भर अगर एसी ऑन रहा तो सुबह तक तो मैं बीमार हो जाऊंगी। ऊपर से बरसात के दिन भी चल रहे हैं, इसीलिए मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है बाबा, मैं याद से कर दूंगा। गुड नाइट। अब चंचल मुंह फुलाकर सो जाती है और विवेक भी नीचे गद्दा बिछाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह, माना कि आज मेरा ससुराल का पहला दिन है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मैं जरा भी अच्छी नहीं बनूंगी। इन सबकी नाक में इतना दम करूंगी कि ये सब के सब लोग मुझे 1 महीने के अंदर ही इस घर से निकाल देंगे, जिसके चलते मेरी ये शादी भी टूट जाएगी। चलो, अब फिर से सो जाती हूँ। फिर सीधे 10 बजे के बाद ही उठूंगी। अब चंचल फिर से कंबल ओढ़कर सो जाती है और सबका नाश्ता होने के बाद वो नहा धोकर हॉल में आती है। माफ करना माँ जी, वो मुझे देर से उठने की आदत है ना, इसीलिए मैं नाश्ते के लिए आ ही नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं चंचल, हम समझ सकते हैं। अब इतने सालों की आदत अचानक से रातों रात थोड़ी ना बदल सकती है, इसीलिए तुम अपना समय ले सकती हो। फिर धीरे धीरे करके यहाँ के तौर तरीकों में तुम अपने आप ढल जाओगी। जी। चलो चंचल, अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का समय हो गया है। हालांकि सबने नाश्ता कर लिया है, पर फिर भी आज तो सब तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ ना कुछ तो जरूर खाएंगे। ये लो बहू, ये शगुन है तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का। आज तुम्हें चूल्हे की पूजा करनी होगी और उसके बाद माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना और अपनी नई घर गृहस्थी की शुरुआत करना। वो सब तो ठीक है माँ जी, मैं वहाँ की पूजा कर लूंगी, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता माँ जी। इन लोगों को तो मैं झूठ ही बोलूंगी। पहले दिन से ही मुझे इनके नजरों में गिरने की शुरुआत करनी होगी और तभी जाकर मुझे जल्द से जल्द यहाँ से छुटकारा मिलेगा। ये तो क्या कह रही है बेटा? सरोज बहन जी ने तो यही कहा था कि तुम अच्छा खासा खाना बना लेती हो, तो फिर अब तुम ये क्या बोल रही हो? अरे नहीं माँ जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो बस मैगी चाय ये सब ही बनाना आता है, रोटी भी ठीक से बेल नहीं पाती मैं। सॉरी माँ जी, अब जो सच है वही बता रही हूँ मैं आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझ पाओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा यह ईमानदार स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और रही बात तुम्हारे खाना ना बनाने की, तो कोई बात नहीं, मैं और भावना है ना, हम दोनों मिलकर तुम्हें सब सिखा देंगे। क्यों भावना?
हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। ठीक है फिर, चलो देवरानी साहिबा, रसोई में आगमन करो और टेंशन फ्री रहकर खाना बनाना, क्योंकि अब से ये घर तुम्हारा भी है। जी भाभी। चंचल की जेठानी उसे सब समझा देती है और अब भावना सबके लिए हलवा बनाने लगती है। ये सब क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि मेरी सास और जेठानी मुझे अच्छा खासा लेक्चर देंगी, लेकिन नहीं, उल्टा इन लोगों ने तो कितना अच्छा रिएक्शन दिया। खैर, वैसे तो मैं एकदम मस्त हलवा बनाती हूँ, लेकिन आज लाइफ में पहली बार मैं एकदम बेस्वाद हलवा बनाने वाली हूँ, ताकि सभी लोग इसे खाकर मेरी तारीफों के पुल नहीं, बल्कि मेरी बुराइयों के पुल बांधेंगे। अब चंचल जानबूझकर हलवा बिगाड़ देती है और वो हलवा सबको परोसती है, लेकिन उसके सभी घर वाले वो हलवा खुशी से खा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, गुड ट्राई बेटा। ऐसे ही तुम कोशिश करोगी तो चंद दिनों में तुम सब कुछ एकदम अच्छे से सीख पाओगी। हाँ चंचल, पापा ने बिल्कुल सही कहा। और बहू, ये रहा तुम्हारा नेक। शुक्रिया पापा जी। फिर बाद में थोड़ा सा हलवा बच गया है माँ जी, वो मैं ही खा लूंगी, आप लोगों से मत खाना। पहले ही वो कितना बुरा बना है, लेकिन फिर भी आप सबने मेरा मान रखने के लिए उस बेस्वाद हलवे को एकदम खुशी खुशी खा लिया। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हलवा तो परिमल जी को भी बहुत पसंद आया है। देखो बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो उसके अनुसार तो तुमने काफी अच्छी कोशिश की। और खाना बनाने में तो स्वाद मसालों से ही तो आता है, लेकिन उसमें अगर बनाने वाले का प्यार भी मिल जाए तो वो खाना और भी अच्छा हो जाता है। हे भगवान, किस मिट्टी की बनी है ये बुढ़िया? ये तो मिश्री से भी ज्यादा मीठी है। ठीक है माँ जी, फिर मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, फिर जब आप लोगों का मन हो तब खा लेना। फिर कुछ दिनों के बाद चंचल पग फेरी की रस्म के लिए वापस मायके चली जाती है। तो कैसी रही पहली रसोई की रस्म? क्या खिलाया तूने सबको? अरे क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? ससुराल का पहला दिन अच्छा तो रहा ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझे? अरे कोई क्या ही कहेगा मुझे, और किस मुंह से बात करूं मैं आपसे? सारी खुशियां तो आपने मेरी छीन ही ली है। ना चाहते हुए भी मुझे शादी क्यों करनी पड़ी? हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बेटा? तू तो अब भी उस बात को लेकर बैठी है। मुझे तो ये लगा था कि जगह और लोग बदलने पर तुझ में बदलाव आया होगा। ये सब तू क्या बोल रही है चंचल? अरे कब तक उस बेवकूफ लड़के के सदमे में रहेगी तू? अरे उसने तो तुझसे अलग होने के कुछ ही दिनों बाद शादी भी कर ली, लेकिन तू अब भी उस बात को लेकर बैठी है। और नहीं तो क्या? अरे जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो तू क्यों नहीं बढ़ सकती? आखिर क्या दिक्कत है तुझे? वैसी बात नहीं है माँ, मुझे उस ललित के जाने का कोई गम या पछतावा नहीं रहा। अरे उस नालायक से तो मुझे अब कोई लेना देना भी नहीं है। बात तो बस यही है कि मुझे शादी नहीं करनी थी, और ये जिम्मेदारी के बोझ तले मुझे नहीं दबना था। मैंने आप दोनों को पहले भी कहा था, और अब भी यही कह रही हूँ कि मुझे तो ये शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। वो तो लल्लू ललित से मैं प्यार कर बैठी थी, इसीलिए अंधी होकर शादी के लिए मैं राजी भी हो गई थी। वो जो कुछ भी हो, लेकिन परिवर्तन ही जीने का सही तरीका होता है। आज तुझे ये सब गलत लग रहा होगा और इन सब से चिढ़ मच रही होगी, लेकिन देखना, कल को तुम हमें इसी बात को लेकर शुक्रिया बोलोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला पापा। देखना आप दोनों, अगर 1 महीने में मैं यहाँ पर वापस नहीं आई तो मेरा नाम भी चंचल नहीं। इतना कहकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है, और उसके मुंह से ये बातें सुनकर सरोज और भूषण दोनों भी काफी हैरान रह जाते हैं। अब चंचल मायके में रहते हुए ससुराल वालों में से किसी का भी फोन नहीं उठाती। अरे विवेक बेटा, तुम्हारी चंचल से बात हो गई क्या? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। हाँ देवर जी, मैंने भी उसे कितने सारे मैसेजेस किए हैं,
लेकिन उनका भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं भाभी, शायद वो कहीं बाहर गई होगी, क्योंकि अभी तक मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मेरी जब भी उससे बात होगी तब मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर वो आपको कॉल जरूर करेगी। ठीक है बेटा। फिर ऐसे कई बार कॉल करने के बाद चंचल सिर्फ विवेक का ही कॉल उठाती है। और तभी, आखिर बात क्या है चंचल? मैं और मेरे घर वाले तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारा फोन उठा ही नहीं रही। कुछ हुआ है क्या वहां पर? सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। वो तो मैं जानबूझकर किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी, और मैंने मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो चंचल? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मतलब? अरे मेरी मर्जी। वहां रहते हुए 24 घंटे में उन्हीं लोगों के बीच थी। अब पग फेरे के लिए मैं 2 से 3 यहीं पर हूं ना, तो मुझे उन सब से थोड़ा तो ब्रेक मिलना ही चाहिए ना। और यही टाइम है मेरे पास, इसीलिए मैं इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि मुझे अब टीवी देखना है। और सबको बोल दो कि बार बार कॉल करके मुझे कोई परेशान ना करे। बस 2-3 दिनों के लिए तो आई हूँ यहाँ पर, कहीं देश छोड़कर नहीं गई हूँ मैं। पर चंचल, मेरी बात तो सुनो। विवेक आगे कुछ कहे उससे पहले ही चंचल कॉल कट कर देती है। फिर अगले दिन जास्मिन उससे मिलने आती है। और तभी, क्या? अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तू जानबूझकर बुरी क्यों बन रही है? देख चंचल, अब जो हुआ सो हुआ, उस बात को वहीं पर छोड़ दे और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। नहीं जास्मिन, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये शादी वगैरह मेरे बस की बात ही नहीं है, और इसीलिए मैं अपने ससुराल में जितना पूरा बन सकती हूँ उतना बनकर ही रहूंगी। और देखना, 1 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस भी आ जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ओ गॉड चंचल, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कर। इस देश में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी ऐसे ससुराल में और ऐसे आदमी से होती है जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। लेकिन तू कितनी खुशनसीब है कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन तुझे उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही तू तो उसे खत्म करना चाहती है। हाँ जास्मिन, क्योंकि मेरे लिए तो यही सही है। यूं ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद चंचल को लेने के लिए विवेक उसके मायके आता है। देखिए दामाद जी, आज बिल्कुल भी ना नुकुर मत कीजिए। ये सारे पकवान मैंने खास आपके लिए ही बनाए हैं, तो ये सब तो आपको खाना ही होगा। ठीक है आंटी, मेरा मतलब माँ जी, अब आपने ये सब इतने प्यार से जो बनाया है तो मैं भी इसे पेट भरकर खाऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे विवेक बेटा, हमारी चंचल भी बिल्कुल सरोज की तरह ही खाना बनाती है, खास तौर पर मीठे पकवान। अब पहली रसोई की रस्म पर इसने आप लोगों को हलवा बनाकर खिलाया होगा, तभी आपको इसके हाथ का टेस्ट पता चल गया होगा। आपको पता है, चंचल के हाथ का बना हलवा तो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध है। क्या? क्या बात है पापा जी। और आपने सही कहा, उस दिन चंचल ने क्या हलवा बनाया था। हमारे घर पर तो वो हलवा सबको बहुत पसंद आया। फिर घर जाते समय, देखो चंचल, मैं सब समझ गया हूँ कि तुम असल में खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर तुमने मेरे घर वालों को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? और तो और वो हलवा, वो भी तुमने कैसे बनाया था? अब एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनाना है। तुम्हारे साथ शादी करके वहां पर एक ही छत के नीचे रह रही हूँ, उसी बात का शुक्र मनाओ तुम। चंचल की ये बातें सुनकर विवेक आगे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर ससुराल पहुंचने पर, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है बहू, वरना 2 दिनों से तो घर में रौनक ही नहीं थी। वैसे चंचल, हमने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन तुमने तो एक का भी जवाब नहीं दिया। मायके जाकर हमें भूल गई क्या तुम?
सच कहूँ तो हाँ, मैं वहां जाकर सबको भूल गई थी। एक्चुअली मैं वहां जाकर इतनी बिजी जो हो गई थी कि मुझे आप सबके बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो। ट्रैवल करके थक गई होगी ना, इसीलिए आज शाम के जो भी काम होंगे वो सारे काम मैं ही कर लूंगी। वैसे मेरा प्लान भी आराम करने का ही था भाभी, और अगर आप मुझे कहते ना तब भी मैं आज कोई काम नहीं करती। इस तरह से उल्टा बोलकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े ही समझदार और अच्छे लोग होते हैं, इसलिए कोई भी उसकी इन हरकतों पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन, चलो चंचल, आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। आओ, पहले आटा कैसे गूंथना है वो सीखते हैं। अरे नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ये सब सीखने के लिए मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ भाभी। ऐसा बोलकर कैसे चलेगा चंचल? अब हम जब तुम्हें इतना समझकर ले रहे हैं तो तुम्हें भी समझदार बनकर सीखना चाहिए ना। पर भाभी, मैंने सीखने के लिए मना थोड़ी ना किया है, बस अभी के लिए मुझे नहीं सीखना है, दैट्स इट। देखो चंचल, दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा तो यही होता है कि हम खुद का काम खुद ही करना सीख ले। और अब मेरे साथ तुम भी इस घर की बहू हो, इसलिए हमें हर एक जिम्मेदारी बांटकर काम करना होगा। और वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसीलिए तुम ये सारे काम आज ही सीख लो। चंचल आगे कुछ भी नहीं कह पाती और भावना उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, क्या सुंदर दिखती है इंदु की छोटी बहू, इसे किसी की भी नजर ना लगे। हाँ, भावना और चंचल दोनों बहुएं एकदम सुंदर है। मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू लाऊंगी। वैसे चंचल बेटा, जरा यहाँ पर तो आओ हमारे पास, तनिक बैठकर दो चार बातें तो करो। अरे नहीं नहीं, मुंह दिखाई में तो आपने मेरा मुंह देख लिया है और वो रस्म भी हो गई है। और वैसे भी हमारी इतनी कोई जान पहचान भी नहीं है, इसलिए आपके साथ बैठकर मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। जब यहाँ पर मेरी सास आएगी तब उनके साथ आप बातें कर लेना। अरे ये तो बड़ी अजीब लड़की है, बात करने की तो तमीज ही नहीं है इसमें। फिर थोड़ी देर बाद में जब वहां पर इंदु आती है तभी वो दोनों औरतें उसे चंचल के बर्ताव के बारे में बताती हैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे सूरज से तो वो कितनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन सीरत से तो एकदम बुरी लग रही थी हमें। हाँ इंदु, अरे भावना और उस चंचल में तो जमीन आसमान का फर्क है। हमें लगा कि नई बहू शर्मीली होगी, लेकिन अभी पता चला कि इसमें तो काफी अकड़ है। पास बैठकर बात करने को बोला तो उसने मना कर दिया, और जाते जाते तो वो इस तरह से बात करके गई है जैसे कि वो कहीं की महारानी लगती हो। उसके बर्ताव के लिए मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी चंचल बहू तो स्वभाव से काफी अच्छी है, भ्रम में मत रहिए इंदु बहन। और अगर आप रह रही हो तो मेरे शब्द लिख कर लीजिए, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी नई बहू का असली रूप दिख जाएगा, इसलिए आप तो उससे संभल कर ही रहना। चलो अब निकलते हैं हम। फिर वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर बाद में, अरे क्या हुआ माँ जी, दोनों काकियां ऐसा क्यों कह रही थी? जाने दे बहू, उन्हें चंचल के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए एक ही मुलाकात में उन्होंने उसे कुछ भी कह दिया। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारी चंचल थोड़ी नासमझ और बेबाक सी है, लेकिन वो बुरी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ रहकर तो वो धीरे धीरे समझदार बन ही जाएगी। हाँ माँ जी, लोगों को उसका स्वभाव चाहे जैसा भी लगे, लेकिन हमें पता है कि उसका दिल एकदम साफ है। उन दोनों की ये सारी बातें चंचल चुपके से सुन लेती है और वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले ऐसे कैसे लोग हैं? लगता है दुनिया की सारी समझदारी और अच्छाई बस इन्हीं लोगों में भरी हुई है। अरे कभी तो गुस्सा करो मुझ पर।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा यहाँ से निकलना और मुश्किल होता जाएगा। ना बाबा ना, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से 9-2-11 होना ही होगा और उसके लिए मुझे इन सब की नजरों में और भी ज्यादा बुरा बनना होगा। फिर अगले दिन परिमल विवेक और चंचल को हनीमून की टिकट्स देता है। और तभी, क्या पापा जी, दे देकर भी आपने ये क्या सरप्राइज दिया है? शिमला मनाली का हनीमून पैकेज? मतलब, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे आपसे अच्छे और बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, जैसे कि पेरिस या स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज की। अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी साड़ी की दुकानें हैं और ऊपर से विवेक जी भी एक बड़े पोस्ट पर मैनेजर हैं, तो हमारे घर पर कितना सारा पैसा है। लेकिन फिर भी आप लोग हमें मामूली लोगों की तरह शिमला मनाली भेज रहे हो। इट्स ओके चंचल। नहीं विवेक, इट्स नॉट ओके। गुड चंचल, गुड। और ओवर कर, इतनी कड़वी बन कि आज तो ये सभी लोग तुझे गुस्सा होकर अच्छा खासा लेक्चर दे दे। देखो विवेक, मैं शिमला मनाली पिछले साल ही गई थी, वो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। इसीलिए ये टिकट आप ही रख लो पापा जी, और आप माँ जी को लेकर जाओ साथ में, क्योंकि इतनी बोरिंग जगह पर मैं वापस बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू कि शिमला मनाली काफी मामूली जगह हो चुकी है, लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की पहली ट्रिप भारत में ही हो। इस बार चले जाओ ना वहां पर, फिर अगली बार तुम दोनों विदेश चले जाना। हाँ बेटा, अब इतनी टिकट्स कराई है तो घूम कर आओ ना। तुम्हें देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। पर पापा जी, पर वर कुछ नहीं बेटा, हमारे लिए चले जाओ। फिर उन दोनों के जाने के बाद, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है चंचल? अरे तुम कितनी अच्छी हो, फिर भी इतनी बुरी बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब करना बंद करो ना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें अभी बोल के रख रही हूँ कि हम दोनों यहाँ से तो साथ में जाएंगे, लेकिन शिमला मनाली पहुंचने पर वहां से अलग हो जाएंगे हम। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं वहां पर अकेले घूमूंगी और तुम भी अकेले ही घूमना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो चंचल? अनजान जगह पर हम दोनों अलग अलग क्यों घूमेंगे? देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बस नाम के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों अब अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, और उस दोस्ती के नाते ही मेरे साथ रह लो ना। अरे यहाँ पर तो हर टाइम हम साथ में ही रहते हैं ना, तो कम से कम वहां जाकर तो मुझे थोड़ी आजादी दे दो। पता नहीं सबके सब मेरा खून पीने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जैसा कि चंचल ने कहा होता है, वो दोनों अपने हनीमून पर अलग अलग होकर ही घूमते हैं। और जब अचानक से इंदु उसे कॉल करती है, तभी, अच्छा बेटा, मेरी बात कराओ ना चंचल से। वो तो हमारे वीडियो कॉल्स उठाने से रही, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं बोलकर वो भी खूब मजे कर रही है वहां पर। हाँ माँ, अब क्या करें, यहाँ की वादियों की बात ही कुछ और है। हाँ बेटा, अच्छा चल, अब बात करा मेरी उससे। अरे विवेक बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ? विवेक कॉल कट कर देता है। सॉरी माँ, मुझे आपका कॉल कट करना पड़ा। अगर घर पर सबको पता चला कि चंचल और मैं यहाँ पर आने के बाद अलग अलग हो चुके हैं, तो खामोखा सब लोग वहां पर परेशान हो जाएंगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और इसीलिए मुझे ये कॉल कट करना पड़ा। क्या हुआ माँ जी, बात नहीं हो पाई क्या? नहीं ना बहू, बात करते करते ही कॉल कट गया। शायद वहां पर नेटवर्क का इशू होगा। जाने दीजिए ना माँ जी, उन दोनों को वहां पर एंजॉय करने दीजिए। अब बार बार फोन करके उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, बाप रे, तू तो एकदम पागल है चंचल। अरे हर बार तो तू बस अपना ही सोचती है। उस बेचारी विवेक के बारे में एक बार तो सोच लेती। माना कि तू वहां पर अकेली घूमी होगी,
लेकिन वो बेचारा वहां पर कहाँ गया होगा जब वो आदमी सामने से ये कह रहा है कि दोस्ती के नाते ही सही मगर रिश्ता निभाते हैं। तो तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज आके तू भी मुझे ही सुनाने लग जाती है। वही वही बात मैं तुझे कितनी बार बोलूं? मुझे इन लोगों में से किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनाऊं नहीं तो क्या करूं? तेरे गुणगान गाऊं? अरे तू बेवजह अपने ससुराल वालों की अच्छाई का फायदा उठा रही है। अपने पास्ट को भुलाकर अपने प्रेजेंट का एक्सेप्ट करना। देख चंचल, तू जिस राह पर चल रही है उस राह पर अंत में तुझे पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लेना तू। जास्मीन यार, तुझे हो क्या गया है? जब से मेरी शादी हुई है तब से तू मेरी सहेली नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत लगती है। जब देखो तब मुझे प्रवचन देती रहती है। अरे मेरा यहाँ पर और कौन है जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकूं? एक तू ही तो है मेरी सहेली। मानती हूं कि मैं तेरी सहेली हूं और आगे भी रहूंगी, लेकिन हमारा साथ अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे शादी के बाद हर रिश्ता बदल जाता है, यहाँ तक कि तेरा और तेरे माता पिता का भी साथ छूट गया है। इसीलिए आगे की जिंदगी तुझे अब तेरे पति और ससुराल वालों के साथ ही गुजारनी होगी। और तुझे क्या लगता है कि तू 1 महीने तक उनके साथ बुरा बर्ताव करके उस घर से निकलकर वापस अपने मायके चली आएगी? लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तू जीवन भर अपने मायके में ही रहेगी क्या? नहीं ना। इसीलिए कह रही हूं, अपने ससुराल को स्वीकार कर और जो मिला है उसमें खुश रहे। अरे बस कर जास्मिन, ये तू क्या बकवास कर रही है? देख चंचल, मैं जो भी कह रही हूँ सच और सही कह रही हूँ। और तुझे अगर मेरी बातें कड़वी लग रही हैं तो आगे से तू मुझसे बात ही मत किया कर। ढूंढ ले कोई और सहेली जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। इस बात के लिए सॉरी चंचल, पर मैं उन सहेलियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो गलत में भी तेरा साथ दे दो। अरे सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तेरा पति और तेरे ससुराल वालों के लिए लग रहा है। वो बेचारे क्या क्या सहन कर रहे हैं। इतना कहकर जास्मिन कॉल कट कर देती है और उसकी ये बातें सुनकर अब चंचल भी गहरी सोच में पड़ जाती है। क्या वाकई में मैं ये सब गलत कर रही हूँ? वैसे जास्मिन की बात तो सही है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने 50 गलतियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरा मकसद पहले भी वही था और आगे भी वही रहेगा। आधा महीना तो बीत चुका है और अब बचे हुए आधे महीने में कुछ भी करके मुझे इस घर से निकलना ही होगा। और अब की बार तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इन लोगों के पास मुझ पर गुस्सा होने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। एक रोज अचानक से चंचल विवेक पर बेवजह गुस्सा करने का नाटक करने लगती है। क्यों? खुद को क्या समझते हो तुम विवेक? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे कि नहीं? अरे अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया है चंचल? मैं तो ये सब एक नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हारे माँ पापा मुझे डांटे और उनके मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए। क्यों? अब ऐसे देख क्या रहे हो? आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी मैं, समझे कि नहीं? रुको, तुम्हें तो मैं। तभी वहां पर परिमल और इंदु आती है। हे भगवान, अरे क्या हुआ है तुम्हें चंचल? तुम विवेक पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बेटा, इससे पहले तो हमने तुम्हें इस तरह से उल्टा बात करते हुए कभी नहीं देखा। तो आज क्या हुआ है तुम्हें? क्योंकि आपका बेटा 1 नंबर का बुद्धू आदमी है। पता नहीं इसे आपने क्या खाकर पैदा किया है। देखो चंचल, जरा शांत हो जाओ। ये सब क्या चल रहा है विवेक? ये लड़की इस तरह से बात क्यों कर रही है? अरे सब कुछ भी नहीं है माँ पापा। वो दरअसल मैंने काम का गुस्सा इस पर उतार दिया और इसे बुरा भला बोल दिया, इसीलिए ये इतना गुस्सा है। माफ कर दो ना चंचल, मैं आइंदा से तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से पेश कभी नहीं आऊंगा। क्या? लेकिन माँ पापा वो। अरे अब माफ भी करो ना और चलो कमरे में।
मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लेकर आया हूँ और वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे लेकिन, अरे चलो तो सही। फिर विवेक चंचल को कमरे में लेकर जाता है, जिस कारण वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। ये बच्चे भी ना, पता नहीं कब बड़े होंगे। छोड़िए ना परिमल जी, मियाँ बीवी में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है। हाँ इंदु, सही कहा तुमने। और अनबन अगर ना हुई तो रिश्ता गहरा कैसे बनेगा? सो तो है। फिर कमरे में जाने के बाद, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ अंदर क्यों लेकर आए हो तुम? मैं बाहर तुम्हें जम के सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ये नाटक करने नहीं दूंगा। अरे यार, क्यों मेरे रास्ते का कांटा बने हो तुम? मुझे सबकी नजरों में बुरी बनकर जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना है, लेकिन तुम तो मेरा प्लान चौपट बना रहे हो। देखो चंचल, इन सब से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद करो और मेरी कही बात समझने की कोशिश करो। नहीं विवेक, मुझे कुछ भी नहीं समझना। और खबरदार, अगर आइंदा से तुमने मुझे परेशान किया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अब हटो मेरे सामने से। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देख चंचल, मैंने तेरे लिए नया ड्रेस लाया है। अब तेरी शादी को आधा महीना बीत गया है, तो तू ये ड्रेस पहन सकती है। अच्छे है ना? वाओ, ये सारे ड्रेसेस तो एकदम ट्रेंडिंग स्टाइल वाले हैं, जो मुझे बहुत समय से चाहिए थे। लेकिन नहीं, मुझे जानबूझकर इन्हें नापसंद करने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अरे ये क्या है माँ जी? अरे ये कैसे कैसे ड्रेस उठाकर लाई हो आप? आपको तो कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब तुझे पसंद नहीं आई क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरे लिए ड्रेसेस लाने ही थे तो पहले मुझसे पूछ लेती ना। सच में इस घर में तो सबकी ड्रेसिंग सेंस एकदम बोरिंग ही है। आई मीन, इतना पैसा होने के बावजूद भी सभी लोग कितने घटिया कपड़े पहनते हैं। छी, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसी समय चंचल से मिलने के लिए उसकी माँ सरोज आती है और दरवाजे पे खड़े रहकर वो सारी बातें सुन लेती है। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। अगर तुझे ये ड्रेसेस पसंद नहीं आए तो ये कपड़े मैं भावना को दे दूंगी। हाँ दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिर बाद में सरोज चंचल से उसके कमरे में मिलती है और तभी, अरे क्या हुआ है चंचल? तेरी सास तुझसे इतनी कटी कटी सी क्यों है? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए देखा था, लेकिन ठीक से कुछ सुना ही नहीं दिया। और अब तो मुझे यहाँ पर आए हुए पूरा 1 घंटा हुआ है, लेकिन वो तो बाहर अभी तक नहीं आई। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब कुछ एकदम बढ़िया है। झूठ मत बोल चंचल। मैंने यहाँ आने से पहले दरवाजे पर खड़े रहकर इंदु बहन और तेरे बीच में हुई सारी बातचीत सुन ली थी, और मैंने तो बस अभी तुझे झूठ बोला कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू क्या जवाब देती है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे अपनी सास से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? प्लीज माँ, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे क्या शुरू मत हो जाइए? जहां तक मुझे पता है, वो जो भी ड्रेसेस इंदु बहन ने लाए थे, वो सारे ड्रेस तेरी पसंद के ही थे। अरे कुछ दिन पहले की ही बात है, वो ड्रेसेस खरीदने के लिए तो कितना मरे जा रही थी, और आज तो तूने उन्हीं ड्रेसेस को लेकर इंदु बहन जी को कितना सुनाया। देख चंचल, सच सच बता मुझे, आखिर तेरा ये क्या नाटक चल रहा है? हाँ माँ, ये सब मेरा नाटक ही है, क्योंकि मुझे एक बुरी बहू बनना है, ताकि ये सभी लोग जल्द से जल्द मुझे खुद से ही इस घर से निकाल दे और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस शादी के बंधन से छुटकारा पा सकूं। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर ही वापस लौट आऊंगी, और देखना आप, अब आधा महीना तो बीत गया है और बचे हुए आधे महीने में मैं और भी चाले चलूंगी और फाइनली यहाँ से निकल ही जाऊंगी। क्या? अरे नालायक लड़की, अपनी सारी अक्ल बेच आई है क्या तू? इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे,
अरे तेरा पति भी कितना आदर्श है, लेकिन तू ही बेवकूफ है जो इतने अच्छे घर से निकलना चाहती है। हाँ, निकलना है मुझे, और कुछ भी करके मैं निकल कर ही रहूंगी, और इसमें मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस कर चंचल, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। करूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर के बाहर निकल कर ही रहूंगी। बस कर चंचल। अरे तू समझ क्यों नहीं रही? एक लड़की अपने मायके में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकती। उसे एक ना एक दिन विदा होना ही पड़ता है। सब अपनी जिंदगी बसाते हैं। अरे अकेले रहकर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। पीछे लौटने की कोशिश मत कर बेटा, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं रखा। नहीं माँ, मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं बेटा, ये सब करके तो बहुत पछताएगी, देखना तू। उसे समझाकर सरोज वापस चली जाती है, लेकिन फिर भी चंचल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2 दिनों के बाद, अरे माँ जी, आपने और भाभी ने खाना खा भी लिया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो खा ले खाना। ये लीजिए माँ जी, मीठे में मैंने हलवा बनाया है। नहीं भावना, ये हलवा मैं यहाँ बैठकर नहीं खाऊंगी, इसे मेरे कमरे में लेकर आना। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। चंचल के वहां आते ही इंदु उठकर कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ है भाभी? माँ जी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? अरे होगी भी क्यों नहीं, तुमने उनसे बात ही इस प्रकार से की थी। देखो चंचल, हर किसी की फीलिंग्स होती है, इसीलिए जरा सोच समझ कर बात किया करो। और अगर कोई आदमी अच्छा है तो हमें उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भावना भी इतना बोलकर वहां से निकल जाती है। खैर जो भी हो, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये दोनों अब मुझसे नाराज हो गई हैं, और अब तो ये नाराजगी जल्द ही गुस्से में बदलेगी, और ऐसे ही जल्द ही वो दिन भी आएगा जब ये लोग मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। वही दूसरी तरफ सरोज चिंतित होकर जास्मिन को घर पर बुलाती है। जास्मिन बेटा, जिस तरह से चंचल मुझे वो सब कह रही थी, वो सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे वो लड़की तो अपनी हंसती खेलती घर गृहस्थी को आग लगा रही है, वो भी खुद के हाथों से ही। हाँ आंटी, मैं सब जानती हूँ। तो फिर तुमने उसे कुछ समझाया क्यों नहीं? देख बेटा, वो लड़की तो तेरे सिवाय किसी का कुछ भी नहीं सुनती, और तू तो उसकी पक्की सहेली है ना, तो तू ही उसे क्यों नहीं समझाती? आपको क्या लगता है आंटी कि मैंने उसे कुछ समझाया नहीं होगा? उल्टा मैंने तो उसे कितनी बार समझाया, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या? हाँ आंटी, इसीलिए मैंने भी समझाना बंद किया ही उसे, और अब तो मैं उसे कॉल भी नहीं करती। उसे जो करना है करे, जब बाद में ठोकर खाएगी ना, तब जाकर उसे अपनी सारी गलती का एहसास होगा। फिर अगले दिन, अरे क्या हुआ तुम्हें? इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो तुम? उदास हो चंचल, माँ का 60वां जन्मदिन है, और इस खास मौके पर भी भैया को छुट्टी नहीं मिल रही। क्या कहा? माँ जी का जन्मदिन है? लेकिन कब है? 2 दिनों के बाद। भावना भाभी और मैंने भैया को बहुत कहा कि आप आ जाओ यहाँ पर, छुट्टी ले लो। उनके बॉस से भी बात की, लेकिन काम के प्रेशर के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भाभी और मैं, हम दोनों बहुत उदास है चंचल। काश भैया दूसरे शहर में नहीं बल्कि इसी शहर में काम करते, फिर वो भी हम सबके साथ ही रहते। अरे कोई बात नहीं विवेक, जन्मदिन तो हर साल आता है, इस साल ना सही तो अगले साल सही। वैसे माँ जी का जन्मदिन है, और गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। अब देखना माँ जी की नाराजगी में कैसे गुस्से में बदलती हूँ, जिसके चलते वो मुझे अपने जन्मदिन के मौके पर बहुत डांटेगी, और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो वो मुझे घर से बेघर भी कर देगी। फिर चंचल जानबूझकर इंदु की एक फनी पेंटिंग बनाती है, और वो उसे देखकर बहुत हंसने लगती है। वाह चंचल,
क्या पेंटिंग बनाई है तूने? इसमें तो माँ जी किसी बंदरिया से कम नहीं लग रही। और जब वो इस पेंटिंग को देखेगी तब तो माँ जी गुस्से में आग बबूला हो जाएगी। इसीलिए ये उनके जन्मदिन का एकदम बेस्ट गिफ्ट रहेगा। फिर चंचल उस पेंटिंग को पैक करती है और जन्मदिन की रात पार्टी में वो उसे इंदु को दे देती है। लेकिन जब इंदु गिफ्ट रैप खोलती है तब उसमें फनी पेंटिंग की जगह पर इंदु की काफी सुंदर पेंटिंग होती है। वाओ माँ, कितनी सुंदर पेंटिंग है ना आपकी। और आपको पता है चंचल ने इसे अपने हाथों से बनाया है ना सुंदर? हाँ बेटा, ये पेंटिंग तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया चंचल। लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो माँ जी की फनी पेंटिंग बनाई थी, तो ये बदल कैसे गई? क्योंकि इसे मैंने बदला है। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें ये सारी प्लानिंग करते हुए देख लिया था। तुम पागल हो क्या? हर बार मेरे सारे प्लान पर पानी क्यों फेर देते हो तुम? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। देखो चंचल, यहाँ पर तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है और तुम अगर यहाँ से चली गई तो बाद में तुम बहुत पछताओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर कोई बस एक ही राग आलापता रहता है। देखो विवेक, तुम ज्यादा बनो मत। इस बार तो मैं तुम्हें बख्श रही हूँ, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इंदु सारा गुस्सा भुलाकर चंचल को पास बुलाकर वो केक कट करती है। अरे माँ, मुझे भी खिलाओ ना केक। नहीं नहीं, पहले तो मेरी छोटी बहू खाएगी, क्योंकि इसने मेरी इतनी प्यारी पेंटिंग जो बनाई है। ये लो चंचल बेटा। हे भगवान, मैंने इन्हें कितना कुछ सुनाया, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ भूलकर मुझसे कितने प्यार से बात कर रही है। ये तो अपना सारा गुस्सा भूल गई है। सच में इन सब का दिल कितना बड़ा है, और एक मैं हूँ जो इनसे दूर जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। फिर एक दिन, उफ वो चंचल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कितनी देर से फोन बज रहा है। लगता है चंचल फोन यहीं पर भूलकर अपने कमरे में चली गई है। पर है कौन जो उसे इतना कॉल कर रहा है? ये क्या, इस पर तो जान लिखा है, लेकिन ये फोटो तो किसी और के साथ लग रही है। जरा मैं भी देखती हूँ कि ये आदमी आखिर है कौन। हेलो। भावना की आवाज सुनकर ललित डर के मारे झट से कॉल कट कर देता है। अरे, इसने तो कॉल कट कर दिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब भावना इंदु को ये सारी बातें बताती है और वो चंचल को बाहर बुलाती है। क्या हुआ है माँ जी? हाँ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये देख, ये सब क्या है चंचल? कौन है ये लड़का? अब जब सारा सच आप लोगों के सामने आ ही गया है तो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वो दरअसल बात ये है। फिर चंचल उन्हें अपने बीते अतीत के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर इंदु और भावना काफी हैरान रह जाती हैं। क्या? हाँ माँ जी, यही सच्चाई है। शादी के बाद भी उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और हम दोनों मिले भी थे, और तब मैंने उसे खूब सुनाया था। फिर मुझे लगा कि उसके बाद वो मुझे कॉल तो क्या, वो मेरा नाम लेने से भी डर जाएगा। लेकिन वो आदमी तो इतना नालायक है कि उसने मुझे आज फिर से कॉल किया। और जब तुम इतना कह रही हो कि तुम्हें अब उससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें बस अपने जीवन में सुखी रहना है, तो तुमने उसका नंबर डिलीट क्यों नहीं किया? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो मेरे लिए अब अनजान हो चुका है और मैं ऊब चुकी हूँ उससे। इसीलिए मैंने उसका नंबर डिलीट करना भी जरूरी नहीं समझा। और सच कहूँ तो ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई। और देखिए, जो भी सच था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब आप लोगों पर है। अगर आपको मुझे घर से बाहर निकालना है तो आप निकाल सकती हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि इसमें सारी गलती मेरी ही है। अरे नहीं बहू, हम तुझे घर से बाहर क्यों निकालेंगे? अरे तुमने तो हमें सब सच बताया है और मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगी। हाँ चंचल, तुम अपने अतीत को भुलाकर अपने आज में खुश रहना चाहती हो,
और इससे बढ़कर अच्छा और क्या हो सकता है भला? हाँ बहू, अरे हर किसी का अतीत होता है, और अब जब तुम मेरे बेटे के साथ सुखी हो तो मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारी तो आंखें ही बता रही हैं कि तुम ये सब सच्चाई बता रही हो। इंदु और भावना की ये बातें सुनकर चंचल की आंखें भर आती हैं। फिर बाद में, आज जिस तरह से तुमने सब सच कहा वो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा चंचल। और सच कहूं तो मुझे भी तुम अच्छी लगने लगी हो। और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो मेरा तुम पर प्यार और बढ़ चुका है। क्या तुम सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकती क्या? प्लीज चंचल। हाँ विवेक, अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। मेरा अतीत जानकर भी माँ जी और भाभी ने मुझे कितना समझ कर लिया और आज तक मुझ पर कितना प्यार जताया, इतनी हमदर्दी दिखाई। आजकल के जमाने में ऐसे ससुराल वाले मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और अब मेरा जो भी है वो सब कुछ यही है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा चंचल कि ये सब कुछ तुम कह रही हो। समझ सकती हूँ विवेक, वैसे तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब से मैं इस रिश्ते की एक नई सिरे से शुरुआत करूंगी। और सच कहूँ तो मुझे भी तुम पसंद हो। जिस तरह से मुझ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी तुम मेरे साथ हमेशा इज्जत और प्यार से पेश आए हो, और वही मुझे अपने जीवन साथी में चाहिए था। और अब जाकर मुझे ये बात समझ आई है। माफी मत मांगो चंचल, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आया वही काफी है। चलो अब सब अच्छा ही होगा। हाँ विवेक, इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और चंचल अपने स्वभाव में अच्छा बदलाव लाकर अपने ससुराल में सबके साथ प्यार और खुशी के साथ रहने लगती है।